थर्ड ईयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम बात करेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और इसकी चुनौतियों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, शब्द से स्पष्ट है, नई या नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थव्यवस्था को नए तरीके से ढालना, जिससे विकसित और विकासशील देशों के मध्य आपसी संबंध सुगम बन सके और विकसित देशों की लूट खसोट की स्वार्थपूर्ण नीति विकासशील राष्ट्रों के विकास के मार्ग में बाधा न बने, गरीब देश और अमीर देश के बीच की खाई की पटे। हम आगे बात करते हैं। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की उद्घोषणा के मुख्य लक्ष्य थे गरीब राष्ट्रों को उनके आर्थिक विकास में विकसित राष्ट्रों के सहयोग से मदद पहुंचाना तथा विश्व स्तर, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्तर पर समानता को प्राप्त करना। नियो के उद्देश्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं। व्यापार संबंधी उद्देश्य। नियो के अंतर्गत व्यापार को उत्तरोत्तर कर मुक्त कर विकसित राष्ट्रों के संरक्षणवाद को समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे कि विकासशील राष्ट्रों को अपनी वस्तु निर्यात करने में अधिक कठिनाई न हो। विकसित राष्ट्रों द्वारा अपनी आवश्यकता की अधिकाधिक वस्तुओं को विकासशील राष्ट्रों को आयात किया जाना चाहिए। विकासशील राष्ट्रों को निर्यातक्षम बनाने के लिए औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा उनके औद्योगिकरण में सहयोग देना जाना चाहिए। व्यापार की उत्तरोत्तर बिगड़ती शर्तों, जो कि विकासशील राष्ट्रों के लिए लगातार घाटे की होती जा रही है, में सुधार करना। दूसरा है सहयोग संबंधी उद्देश्य। इसका अर्थ है विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्र की आर्थिक उन्नति और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रौद्योगिक और मौद्रिक सहयोग दिया जाना चाहिए। विकसित राष्ट्रों द्वारा पियर्सन कमेटी द्वारा प्रस्तावित राशि को विकासशील राष्ट्रों के विकास हेतु सहयोग राशि के रूप में प्रदान करना चाहिए। सन 1986 में पियर्सन कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि यदि विकसित राष्ट्र अपनी समग्र राष्ट्रीय आय का मात्र 1% भी गरीब राष्ट्रों को दे दें तो इससे गरीब राष्ट्रों को अपने विकास में काफ़ी मदद मिलेगी। विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों में कार्यरत अपने बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यकलापों पर रोक लगानी चाहिए। हम जानते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो किस प्रकार से विकासशील राष्ट्रों के राजनीतिक और आर्थिक हालात को प्रभावित कर सकती है। तीसरा है मौद्रिक संबंधी उद्देश्य। विकसित राष्ट्रों द्वारा संचालित किंतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, जिनके अर्धविकसित और विकासशील राष्ट्र भी सदस्य हैं, जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि के निर्वाचन ढांचे में परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा इन संस्थाओं द्वारा अधिकाधिक वित्त विकासशील राष्ट्रों को सस्ती दरों पर तथा समान शर्तों पर दिया जाना चाहिए। गरीब राष्ट्रों को हम आज दक्षिण के नाम से जानते हैं। इनमें मुख्यतः एशियाई, लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी राष्ट्र हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरोत्तर मुक्त व्यापार की दशाओं के कारण अमीर उत्तर और गरीब दक्षिण के बीच की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। आर्थिक सहायता और पूंजी निवेश। सर्दी, गर्मी और बाढ़ से मरने तथा बेसहारा लोगों की खबरें आज साल दर साल एक अटूट सिलसिला बन गई है। सहारा रेगिस्तान के दक्षिण के विशाल अफ्रीकी महाद्वीप में लाखों की संख्या में लोग वर्षों से भूख से तिल तिल कर मरते आ रहे हैं। इस भूखमरी तथा गरीबी का मूल कारण है पश्चिमी जगत का पिछले जमाने का औपनिवेशिक शोषण और आज के युग में जारी नव औपनिवेशिक दोहन। आर्थिक सहायता और ऋण, पूंजी निवेश, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का हर साधन इस दोहन का हथियार बना दिया गया है और इनमें भी ऋणों की भूमिका सर्वाधिक प्रत्यक्ष और कमरतोड़ है। आगे हथियारों की होड़ के परिणाम। सैनिक तैयारियां खतरनाक ही नहीं है बल्कि अपव्ययी भी है। संसार में वार्षिक सैनिक व्यय पहले से ही 8 खरब डॉलर से अधिक हो गया है, जिसमें 1 खरब 30 अरब डॉलर विकासशील देशों द्वारा व्यय किए जाते हैं। यह उनके सैनिक व्यय की तुलना में 5 गुनी अधिक राशि है। जहाँ तक विकासशील देशों का संबंध है, उनके क्षेत्रों में अमेरिकी अड्डों तथा सैनिक स्थलों की स्थापना, अपने अर्थतंत्र को अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्व के कच्चे माल की पूर्ति की दिशा में उन्मुख करना, उन पर व्यापार की भेदभावपूर्ण शर्तें थोपा जाना, अमेरिका से शस्त्र को मंगाना आदि असंगत नीतियां देखने को मिलती है। इन सबसे निष्कर्ष निकलता है कि अमीर देशों को गरीब देशों की कोई चिंता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में वित्तीय संकट से मुख्यतः अविकसित देश प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से आर्थिक संबंधों की वर्तमान पद्धति का दिवालियापन प्रकट करते हैं। इस घोर संकट का कारण अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से अब तक अपनाई गई नीतियां हैं। इस स्थिति से निपटने का एक ही उपाय है कि बराबरी के आधार पर नई स्थायी
और विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तथा मुद्रा पद्धति की स्थापना की जाए, जिसका उधार देने और मतदान करने के दृष्टिकोण से जरूरतमंद देशों को वास्तविक सहायता प्रदान करना हो, न कि उसके कुछ देशों को आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन। अर्थात वास्तव में जिन गरीब देशों को आर्थिक मदद की सहायता की आवश्यकता हो उन्हें ही सहायता मिले, न कि केवल अपने पिट्ठू अपने सहयोगी देशों को मदद देना और शक्ति का प्रदर्शन करना। नवीन पद्धति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि विकासशील देशों का भुगतान संतुलन विकृत न होने पाए और उनकी आवश्यकताओं को वास्तविकता के धरातल पर लिया जाए। अब प्रश्न यह है कि उपयुक्त वातावरण में तृतीय विश्व अथवा दक्षिणी राष्ट्रों का आर्थिक भविष्य क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अंकटाड तीनों ने ही अपनी हाल की वार्षिक आख्याओं में जहां यह इंगित किया है कि विकसित राष्ट्रों की बेरोजगारी और मंदी की समस्याएं शनय शनय समाप्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर ये आख्याएं विकासशील राष्ट्रों के भविष्य को लेकर बहुत आशान्वित नहीं है। दूसरे शब्दों में, जहां एक और विकसित राष्ट्रों की विकास दर बढ़ाने की संभावना है, वहीं आगामी कुछ वर्षों में विकासशील राष्ट्रों की विकास दर घटने की भी संभावना है। स्पष्ट है कि आगामी वर्षों में उत्तर दक्षिण की असमानता और बढ़ेगी। धन्यवाद।